चाहें तो 2 हफ्तों में परमाणु बम बना सकते हैं, चाहें तो सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे, हम परमाणु बम बना सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान फिर से शुरू कर रहा है तैयारी क्या करने की, परमाणु बम बनाने की। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है और इस बीच इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल साइंसेस के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं मौलाना मोहम्मद जवाद लारिजानी। मौलाना मोहम्मद जवाद लारिजानी ने कहा है कि देश चाहे तो वो 2 हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है, लेकिन वो निश्चित रूप से बम नहीं बनाना चाहता और ईरान का ये स्टैंड बहुत पहले से रहा है। वो इस बात को लेकर क्लियर रहा है। अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखता रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाना चाहते, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते, हम तो सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट करना चाहते हैं जिससे कि ऊर्जा पर काम कर सकें जो कि हमारे देश की आवाम के लिए बेहतर हो। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस टाइम पर हेडलाइंस बटोरता रहा है, सुर्खियों में बना रहा है। जहां एक तरफ कई देशों का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है। इस बीच ईरान के इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल साइंसेस के निदेशक मौलाना मोहम्मद जवाद लारिजानी ने बताया है कि देश कितने दिनों में बम बनाने की ताकत रखता है। बावजूद इसके कि 2 हफ्तों में बम बनाने की ताकत रखता है, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता। लारिजानी ने कहा कि ईरान ने दुनिया के सामने एक नया सिद्धांत पेश किया है। उन्होंने कहा कि ईरान अगर चाहे तो वो 2 हफ्तों में न्यूक्लियर बम बना सकता है, लेकिन वो निश्चित रूप से श्योरिटी के साथ बम नहीं बनाना चाहता। अस एंड द वेस्ट शीर्षक वाले एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता की ओर से जारी उस फतवे का जिक्र किया जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को हराम बताया गया है। उन्होंने कहा कि यह फतवा यह साबित करता है कि इस्लामी विचारधारा और अहले बैत के स्कूल में हिंसा अनलिमिटेड नहीं है, परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान बहुत क्लियर है इस बात को लेकर। लारिजानी ने खुद को परमाणु क्षमताओं के विकास का समर्थक बताया है। लारिजानी कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट करना उसका अधिकार है, और कहा कि दुनिया इस बात से हैरान है कि इस्लामी गणराज्य परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। और सवाल यही बात लोगों को पच नहीं रही है कि बार बार ईरान कह रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाना चाहते, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते, और इजराइल अमेरिका सरीखे देश हैं, उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही है। 1 अक्टूबर को दिए गए इस भाषण में अयातुल्लाह अली खमनेई ने एक बार फिर से जोर देकर कहा था कि इस्लामी गणराज्य परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अयातुल्लाह खमनेई बार बार ये बात कह चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर 1 अक्टूबर को जब उन्होंने भाषण दिया था तब भी उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि ना अभी है ना फ्यूचर में हमारा ऐसा कोई इरादा है, भविष्य में भी हम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते हैं कि हम परमाणु बम बनाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों में से सिर्फ 10 देशों के पास यूरेनियम को समृद्ध करने की, प्रॉस्परस करने की, एनरिच करने की क्षमता है, जिसमें से एक ईरान है। इन देशों के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन हमारा परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, हमारा न्यूक्लियर बम डेवलप करने का कोई इरादा नहीं है। हथियार बनाने की चेतावनी दी गई थी। देखिए, इन बयानों से पहले 21 सितंबर को संसद के 70 सदस्यों ने सरकार के प्रमुखों और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर लिखकर मांग की थी कि ईरान खमनेई के पहले वाले फतवे में बदलाव करके डेटरेंस के मकसद से परमाणु बम, न्यूक्लियर बम के निर्माण और उसके रखरखाव की दिशा में आगे बढ़े। इन सांसदों ने लिखा था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल खमनेई के 2010 के फतवे की पवित्रता का उदाहरण है, लेकिन उन्हें निवारक के डेटरेंस के मकसद से बनाना और बनाए रखना एक अलग बात है। मई 2024 में खमनेई के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार हैं और स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सदस्य हैं कमाल खराजी। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि इस्लामी गणराज्य परमाणु हथियार निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और उसी साल अक्टूबर में संसद के 39 सदस्यों ने इस्लामी गणराज्य की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर लिखा, ईरानी सरकार के रक्षा सिद्धांत में बदलाव और परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन की भी मांग की। ईरान के पास यूरेनियम मौजूद है। देखिए, इन बयानों के उलट मसूद पेजेस्कियन की सरकार और खुद राष्ट्रपति पेजेस्कियन कूटनीति के पक्षधर हैं। उनका रुख विदेशी तनाव को कम करने की ओर है। वो चाहते हैं कि दूसरे देशों के साथ रिश्ते मधुर रहें, सामान्य रहें। वो इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता के फतवे का हवाला देते हैं और कहते हैं कि न्यूक्लियर बम के निर्माण को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम न्यूक्लियर बम का निर्माण नहीं करेंगे। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं राफेल ग्रोसी ने 20 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड के अखबार लोटानो को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि तेहरान का तकनीकी ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें दबाने की कोशिश मत कीजिए। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के पास अब भी समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, यानी कि एनरिच यूरेनियम अभी भी है, जिसमें लगभग 400 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, यानी कि 400 किलोग्राम
तक उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे कि परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, बॉम्ब बनाया जा सकता है, लेकिन हम बना नहीं रहे हैं जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर से थोड़ा नीचे जरूर हैं। अब सवाल यह है कि अब ऐसे में इजराइल और अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। ओहो, क्या बात है, 2 हफ्ते में परमाणु बम, ये तो वही पुराना परफ्यूम है जो हर कुछ महीने में अमेरिका और इजराइल के शेल्फ पर नया सा महकता नजर आता है। ऐसा अमेरिका सोचेगा जरूर, लेकिन देखते हैं कि उनकी अलार्मिंग रिएक्शंस क्या हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं। बिल्कुल उसी रूटीन तरीके से सबसे पहले वॉशिंगटन की प्रेस रूम में शीशे की घंटी बजती है, आधी रात में सिग्नेचर लाइट तेज हो जाती है और तत्काल एक सिंबल अराइव होता है, एक नाम अराइव होता है और गंभीर चिंता का सायरन बजने लगता है। गंभीरता की मात्रा क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, 200%। और स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि हम स्थिति पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और उन सभी लोगों को वार्निंग दी जाती है, उन सभी लोगों को वार्निंग देते हैं जो न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाह रहे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट करना चाह रहे हैं, खैर जिनके बारे में हम पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा वो कहेंगे। एक स्टेटमेंट, दस्तावेज, 3 बोल्ड शब्द और एक तस्वीर जिसमें राष्ट्रपति गंभीर चेहरा बनाकर एक पेपर पर देखते हुए दिखाई देते हैं। पेपर पर दरअसल केवल टीम मीट लिखा होता है और उसके बाद इजराइल का रिएक्शन मोड ऑन हो जाता है। ट्रंप का हुआ तो जाहिर है बेंजामिन नेतन्याहू का भी होगा। प्रधानमंत्री का टेलीविजन पर बोलना जरूरी है क्योंकि बिना टेलीविजन बयान के कोई असली संकट अधूरा सा लगता है। स्लाइड शो तैयार है, पहले स्लाइड राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी रखरखाव, तीसरी कि हम अलर्ट हैं, हम सतर्क हैं। कैमरे के सामने नेता आधी बात कहेंगे और बाकी की धमकी का समापन एक धीमी धीमी मुस्कान के साथ करेंगे जिससे कि जनता को लगे कि हालात काबू में हैं, पर पैतरे तैयार हैं। बैकग्राउंड में सैन्य पोज भी तैयार रहता है, हेलीकॉप्टर ग्राफिक होंगे, नक्शों पर लाल निशान होगा और हम सुन रहे हैं का फॉन्ट होगा। फैशन शो नहीं होता है, पर यहां हर क्राइसिस पर नया शब्द होता है, कोटित शब्द ट्रेंड हो रहा होता है। निदान, संकट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय रेलिंग्स और सबसे फेवरेट डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए दरवाजा खुला है। दरवाजा खुले होने का मतलब 3 देशों के बीच में दशों स्तर पर कॉल, एक आधा अधूरा जॉइंट स्टेटमेंट और फिर फौरन अगले दिन फिर से वही पुराना बयान। बस शब्दों के रंग बदलकर आर्थिक बाजार भी अपना डांस शुरू कर देगा। देखिए, जब देशों के बीच में इस तरीके से बयानबाजी होती है तो स्टॉक मार्केट पर भी असर शुरू हो जाता है और आंकड़े जो हैं वो स्टॉक मार्केट पर डांस करना शुरू कर देते हैं। स्टॉक चार्ट थोड़ी घबराहट में ऊपर नीचे होने लगता है, तेल की कीमतें थोड़ी मुट्ठी से चढ़ेंगी, फिर घटेंगी और फिर वही एक्सपर्ट ट्वीट्स आएंगे। अनिश्चितता स्थायी है, अस्थायी है, बिल्कुल जब तक कि हम अगले 2 हफ्तों में सभी विमर्श सुनते रहेंगे और फिर उसी पर अगले चक्र की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। और मीडिया क्या करे? ओह, मीडिया के पास तो सबसे अच्छा प्लॉट होता है, हर एपिसोड में वही प्रश्न, वही क्वेश्चन कि क्या ये नई हकीकत है। हाँ, जब भी कोई दावा आता है तो टॉपिक पर 48 घंटे तक एक्सपर्ट पैनल, नक्शे, टाइमलाइन और लाइटिंग वाला स्टूडियो होता है और फिर अचानक अगले बहस पर शिफ्ट हो जाते हैं दर्शक, वो भी व्यस्त, कुछ गुस्से में होते हैं, कुछ मिमिक्री में और कुछ सिर्फ कॉफी के साथ तमाशा देखते हुए। सबसे मजेदार बात यह है कि कितनी भी बड़ी बातें होती हैं, सभी बड़ी बातें होते हुए भी असल जिम्मेदारी का बॉक्स हमेशा काल्पनिक रेखा पर ही रहता है। हम कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, पर कार्रवाई की शर्तें बेहद सीक्रेट रखी जाती हैं, गुप्त रखी जाती हैं, बेहद जटिल और आखिरकार बहस के लिए जरूरी होती हैं। तो असल में क्या हुआ ये कि बहुत शोर हुआ, बहुत सारे बयान दिए गए, कुछ और बयान सामने आए और फिर वैश्विक परफॉर्मेंस जारी रही। एंट्री, चिंता, एग्जिट, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहेंगे और इस बीच सचमुच का सबसे बड़ा विजेता कौन? नारियल के टुकड़े नहीं, वो समय है 2 हफ्ते, फिर सब कुछ फिर से रूटीन पर आ जाएगा। आखिरकार सुरक्षा उद्योग, पॉलिसी एनालिस्ट और टॉपर टॉक शो के लिए बस एक नया सीजन है ये, और जनता वही पुरानी कहानी, चिंता का व्यंजन 2 चम्मच, सवालों की सर्विस आधी और निर्णायकता का सिरप बहुत पतला। अंत में एक छोटा सा अगर सुझाव की बात करें तो अगर दुनिया इतनी तेजी से 2 हफ्ते में अलार्म बजा सकती है, न्यूक्लियर पावर बना सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकती है, तो क्यों ना हम एक वैश्विक प्रतियोगिता रख दें, किस देश का अलार्म सबसे ज्यादा जोर से बजता है। टॉप प्राइज भी दिया जाएगा, एक और संयुक्त बयान होंगे, जॉइंट स्टेटमेंट्स होंगे और फिर टाइमलाइन रीसेट हो जाएगी और फिर वही पुरानी सिम्फनी बजने लगेगी।